नमस्कार। जस्ट जस्ट नाउ बिहार देख रहे हैं और आज हम लाइव आए हैं। हमारे साथ आरजेडी नेता चंदन ठाकुर जी हैं और इनसे चर्चा करेंगे कि लालू यादव जी पर सम्राट चौधरी द्वारा इस तरीके का अमर्यादित बयान जो आरजेडी कह रही है कि आरजेडी कह रहे हैं कि ये भद्दा बयान दिया गया है सम्राट चौधरी द्वारा। क्या कहेंगे सर? देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के अभी माननीय उप मुख्यमंत्री हैं। एक बहुत ही गरिमामय पोस्ट पर अभी हैं, जिस पोस्ट पर आज से कुछ दिन पहले माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हुआ करते। और एक बहुत ही गंभीरता वाली विषय है, जो आप एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, आप एक प्रदेश के गरिमामय पार्टी जिसको तथाकथित विश्व के सबसे बड़ी पार्टी आप कहते हैं, उस पार्टी के एक राज्य के एक उप मुख्यमंत्री के दायित्व में हैं, उसकी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप अपनी मर्यादा, अपनी वाणी और अपनी वाणी के द्वारा निकली हुई जुबान से जो आपकी जो तीक्ष्ण जुबान है, जो आपकी जो मर्यादित वाणी है, उस अमर्यादित बोल को, उस अमर्यादित वाणी को आप किस तरीके से आप ऐसी अमर्यादित वाणी बोल सकते हैं, किसी एक पिता के लिए, किसी एक बेटी के लिए? आज बताइए, आज यही बात अगर इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के किसी नेता ने कही होती, तो आज देश में एक बाप और एक बेटी का एक आडंबर खड़ा होता। बेटियों का अपमान। जब राहुल गांधी जी ने एक छोटी-सी बात मैं उदाहरण बताऊँ, कुछ दिन पहले अभी 4-5 दिन पहले एक सभा में कहा था उन्होंने मुंबई में, जो हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। कौन-सी शक्ति से लड़ रहे हैं? ईडी की शक्ति, सीबीआई की शक्ति, जो आपने देखा है 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल कौन-सी शक्ति, पूरा देश में ये शक्तियों का अपमान है, आडंबर। आप बताइए, एक पिता, एक पारिवारिक, आप किसी से पूछ लीजिए, जो एक परिवार में अगर किसी बुजुर्ग को, किसी उनके घर में किसी व्यक्ति को अगर किडनी की ज़रूरत होती है, तो डॉक्टर का ये निर्देश होता है, जो आपके ही ब्लड रिलेशन या परिवार के किसी व्यक्ति से आप ले सकते हैं। सबसे पहली बात तो उन बेटियों को हम भारत के उन महान बेटियों को हम ससम्मान हृदय से आभारी हैं, जो आगे आकर के शादीशुदा होने के बाद, जो शादी के बाद कहा जाता है, जो लड़की अपने ससुराल की होती है, माता-पिता के लिए उतनी उनकी ज़िम्मेवारी नहीं होती, जो उतनी उनकी जो है अहमियत नहीं होती है, उतनी ज़िम्मेवारी नहीं होती है। लेकिन एक बेटी अपने पिता को बीमार देखते हुए, अपने बच्चों, अपने पति, अपने ससुर, अपने घर वाले, अपने ससुराल वाले से बगैर पूछे, बगैर सहमति लिए, अपने पिता के लिए अपने शरीर का एक किडनी दे दिया, और उसको ऐसे अमर्यादित भाषा के साथ आप बात करते हैं। तो हम उस सम्राट चौधरी से पूछना चाहते हैं, ए सम्राट चौधरी, आप अगर ऐसी अमर्यादित भाषा की बात करते हैं, तो आप बताइए, जब आप कच्ची उम्र में थे, जब आप विधायक बनने लायक नहीं थे, तब आपके पिताजी आपसे कौन सी कुर्बानी लेकर, कौन से वसूली करके आपको विधायक बना करके और राष्ट्रीय जनता दल के सबसे युवा मंत्री बनाया था? मैं पूछना चाहता हूँ सम्राट चौधरी से, जो आपके पिताजी आपसे कौन से योगदान लिया था, जो आपको उप मुख्यमंत्री बनाया? बीजेपी को आप क्या दिए हैं जो आपको उप मुख्यमंत्री बनाया है? ये अमर्यादित बोल बंद करिए और बेटियों का अपमान बंद करिए। ये आप जो बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ योजना चलाते हैं ना, ये बेटी पढ़ाओ वाला हम लोग का पार्टी नहीं है। ये पार्टी बेटियों का सम्मान वाला पार्टी है। ये इंडिया नारी शक्ति का सम्मान करता है, जो एक बहुत बड़ी दिलेरी के साथ इस विषय को, ऐसी समस्या को अपने परिवार के लिए वो मिले हैं। कितनी बड़ी कुर्बानी है ये। लोग एक यूनिट ब्लड देने के लिए तैयार नहीं आज के समाज में। आज के समाज में एक यूनिट ब्लड देने वाले लोग नहीं मिलते हैं जल्दी अपने परिवार में। और ऐसे परिवार में बिल्कुल। अगर किडनी अपने पिता को दिया है, वो भी परिवार के किसी अन्य व्यक्ति को दे तो लगता है, अपने पिता को दिया है। और बताइए, ये कौन-सी अमर्यादित बोल है? इन पर अगर वास्तव में चुनाव आयोग इस लोकतंत्र में जिंदा है, जिंदा चुनाव आयोग की मैं बात कर रहा हूँ, तो इन पर अमर्यादित बोल के लिए इन पर केस होना चाहिए। जो चुनाव आयोग जब आचार संहिता लग गई, एक परिवार के साथ ऐसे अमर्यादित भद्दी टिप्पणी करना कहीं न कहीं निंदनीय है, और ऐसी निंदनीय शब्द को लेकर के
सम्राट चौधरी जी को बिहार की जनता औकात दिखाएगी। और क्या औकात होता है नारी शक्ति का, बेटियों का क्या औकात होता है, आप संभल के रहिए। बिहार में 60% युवा है और इस बेटी का अपमान की बात आप किए हैं सम्राट चौधरी जी, उस बेटी के साथ 60% युवा बिहार के साथ है और आपको औकात दिखाएगा। क्योंकि आप हमेशा युवाओं का अपमान करते हैं, हमेशा दलितों पिछड़ों का अपमान करते हैं। ऐसी व्यवस्था से सम्राट चौधरी को उखाड़ करके फेंका जाएगा। ये अनिंदनीय है और मर्यादित है, जिसकी तुलना समाज के सबसे निचले व्यक्ति, जो सबसे खराब व्यक्ति हो, वो भी इस बात को कह सकता है जी, ये अमर्यादित है और संवैधानिक है और असामाजिक भाषा है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी बेटी पटाओ योजना चला रही है, ये कौन सा योजना आ गया? इसके बारे में आप कैसे कह रहे हैं? आप बेटी पटाओ बताइए, योजना उनके बड़े-बड़े मंत्री के मन से सुनिए ना, मन से आप नहीं सुने हैं? बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ, कई बार सुना गया है। तो ऐसे व्यक्ति तो, जिनकी बोल फिसल जाता है, नहीं, जिनकी बोल फिसल जाता है, उन्हीं पार्टी के एक उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो एक बेटी अपने किडनी के बदले बाप ने टिकट के बदले किडनी लिया। मतलब ये कहा अगर जाता, जो किडनी दिया इसलिए टिकट मिला, तो थोड़ी हम मान भी लेते, जो ठीक है, राजनीति में ये होता है, राजनीति में पक्ष विपक्ष और कटाक्ष होता है। शब्द देखिए, हमको नहीं लगता सम्राट चौधरी किसी बढ़िया अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, चूंकि शब्द की गरिमा का ज्ञान नहीं है उनको, व्याकरण की ज्ञान नहीं है। एक बाप ने किडनी के बदले टिकट दिया, मतलब किडनी कोई संपत्ति होता है क्या? किडनी लेना जरूरी है मतलब क्या? आप साफ-साफ कहना है कि महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान दिया है उन्होंने। देखिए, ये महिला की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं है। एक पिता और एक बेटी के जो रिश्ता होता है, उसको इन्होंने तार-तार किया है और गाली देने का काम किया है और उसको बेइज्जती करने का काम किया है। तो इसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग तो ऐसे व्यक्ति हैं ना, जो उनको गाली के बदले गाली दे। लेकिन बिहार के 14 करोड़ जनता से हम अपील ज़रूर करना चाहते हैं, जो ऐसे मूर्ख उप मुख्यमंत्री को आप सत्ता से हटाइए, नहीं तो देश गुलाम कर देगा, राज्य गुलाम कर देगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सत्ता पे रहना कतई बर्दाश्त नहीं होगा 14 करोड़ जनता को। इसलिए इसको चुनाव में इस बार हम लोग अच्छी से सबक सिखाएं। वो आरोप आप पे लगा रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री पे, कि नौवीं फेल है, और आप आरोप लगा रहे हैं कि वो मूर्ख हाँ, उप बिल्कुल, मुख्यमंत्री बिल्कुल है। नौवीं फेल है, बिल्कुल सच्चाई है। हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पे कहा था, जो मैं गर्व से कहता हूँ, मैं 9वीं पास हूँ, मैं 9वीं तक ही पढ़ा हूँ, ये गर्व की बात है। और उन्होंने इसका स्पष्टीकरण भी दिया है, जो हमारी रुचि राजनीति में नहीं, हमारी रुचि क्रिकेट में था। हम क्रिकेट खेलते थे और आपको बता दें, क्रिकेट जगत के सबसे बड़े जनक कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर 10वीं 3 बार में नहीं पास किए थे, 3 बार 10वीं फेल थे। तो ये कहना अब, लेकिन उसके बावजूद भी हम बता रहे हैं, जो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब देश के बाहर, देश में और अपने पद पे रहते हुए या विपक्ष में रहते हुए 9वीं फेल होने के बावजूद भी इतनी मर्यादित शब्द के साथ, इतने गरिमामय शब्द के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो आप तुलना करिए, जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग और 9वीं फेल में अंतर क्या है? आप तथाकथित पढ़े लिखे लोगों की गरिमा की बात करते हैं या 9वीं फेल की गरिमा की बात करते हैं? बिहार का सम्मान 9वीं फेल ने करवाया है या बिहार का सम्मान ये तथाकथित विद्वान ने करवाया है? बिहार में बेटियों का अपमान 9वीं फेल ने किया है या बिहार में बेटियों का अपमान ये तथाकथित पढ़े लिखे लोग किए हैं? ये तथाकथित पढ़े लिखे लोग जो हैं, ये मूर्ख है और पढ़े लिखे मूर्ख समाज में कहा गया है। ये पढ़े लिखे मूर्ख है और मस्त है अपने पद पर, अपने पद की नशा में मदमस्त है, क्योंकि ये ऐसे पद के योग्य ही नहीं था। जाति के राजनीति करके, परिवारवाद की राजनीति करके नरेंद्र मोदी ने इनको बैठा दिया उस पद पे। इसीलिए बैठाया गया है, ये गाली देने में एक्सपर्ट है, ये अपमानित करने में एक्सपर्ट है। ये याद है, साफा बांध रहा हूं, नीतीश कुमार के जब तक नहीं हटाऊंगा, ये साफा। अरे ये कौन सा नौटंकी, फिल्मी स्टाइल है का? साफा बांध रहा हूँ, ये फिल्मी है, भोजपुरी फिल्म का शूटिंग चल रहा है, साफा बांध रहा हूँ। कहाँ गया साफा? साफा हवा में चला गया। उसी मुख्यमंत्री के पीछे 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 घूम रहे हैं आप। कहाँ गए आपका साफा? तो ये ऐसे व्यक्ति बिल्कुल।
बात आप नहीं करें तो अच्छा बिल्कुल है। मेरे हम चाहते हैं कि है। हम चाहते हैं कि सही कह बिहार के अर्थव्यवस्था पे बात हो, बिहार के रोजगार पे बात हो, बिहार के पढ़ाई-लिखाई, दवाई पे बात हो, बिहार के शिक्षा पे बात हो, बिहार में चल रहे धांधली पे बात हो, बिहार में पेपर लीक जो क्वेश्चन पत्र में ही आंसर छिपा हो, इसका बात हो। इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? इस पर साँप सूंघ गया है क्या? देश में चोरी, चंदा का चोरी, बिहार में क्वेश्चन का चोरी, ये चोरों की सरदार का जो पार्टी है, इसको तो जनता इस बार सबक सिखाएगी ना। इसलिए हम हुँ। उसकी बात करते हैं, जो देश में आप बात करते हैं, इसलिए ये सब चीज़ नहीं है और मर्यादित व्यक्ति हैं और संवैधानिक पोस्ट पर रहते हुए भी ये अपमानित शब्द का इस्तेमाल किए हैं, इनको मुबारक है और देश के 140 करोड़ जनता ने देखा है, सुना है और बिहार के 14 करोड़ जनता ने देखा है, सुना है और इसकी उत्तर वो जनता ही देंगे इनको। हम लोग उत्तर नहीं देंगे। ये अपमान की बात का उत्तर जनता ही देंगे और जनता से इनको मिलेगा। जनता जवाब देगी, जनता तो मोदी-मोदी कर रही है। जनता आज देखिए ना कि विदेश में आज गए हैं माननीय मोदी जी, वहाँ गारंटी दे रहे हैं। अरे पहले भारत में गारंटी थे ना, पहले भारत की गारंटी विदेश में, अभी चुनाव बिहार में देश में चल रहा है कि विदेश में चल रहा है? चुनाव 140 छोड़ के करोड़ का विदेश में गए हवा बनाने। 140 करोड़ का परिवार उनका है और हाँ, तो 14 एक 14 परिवार करोड़ अभी उसी परिवार के एक अहम हिस्सा पशुपति पारस जी निकले हैं ना, रातों रात परिवार के हिस्सा से वो हटा दिए। वो एक दिन पहले हम भी उसको शेयर किए हैं। एक दिन पहले जी, लिखा था पशुपति पारस मोदी का परिवार, एक दिन बाद पशुपति पारस हो गए एक्स मिनिस्टर। तो परिवार जैसे इनके लिए रातों रात पत्नी को छोड़ के भाग जाते हैं, वैसे इनके परिवार से रातों रात लोग गायब हो जाते हैं। तो तथाकथित अब सबसे बड़ी तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी को सम्मान देना चाहिए इनको, जो एक जी। बयान से इनके पास जो न बाल बच्चे थे न पत्नी थे, करोड़ों परिवार हो गए इनके लिए, लाखों आदमी हुँ, लिखने लगे परिवार। तो ये तो हुँ, लालू यादव जी का न दिया हुआ है, ये माननीय लालू हुँ। प्रसाद यादव जी का योगदान न है, जितने लोग इनका परिवार बना। अब परिवार के लोगों को ये सम्मान रख नहीं पाते हैं, परिवार के लोगों को यो अपने साथ रखने में असमर्थ है, तो उसकी जिम्मेवार विपक्ष नहीं न लेगी। जी, ठीक है। दूसरा सवाल है कि आरजेडी और जेडीयू की जब शासन थी बिहार में, तो उस समय पुल जो लोहा का पुल होता था, वो पुल गायब हो जाता था। अभी रिसेंटली एक मामला आया है कि पुल जो है बन रहा था, उस सेतु पर सबसे बड़ा बिहार का पुल, वो ध्वस्त हो गया है। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार तो आरजेडी के समय में भी थी और ये बीजेपी के समय में भी आ रही है, लेकिन कहा जा रहा है ये आरजेडी के सब कार्यकाल का पुल था, इसलिए ध्वस्त हो गया। आरजेडी कितने महीना तक था? 17 महीने। क्या वो 17 महीने से ही पुल बन रहा था? आप जानिए जो वो पुल पहले का ठीक है, हम ये नहीं कहते कि किसकी सरकार में बनी है, पुल किसी भी की सरकार में बने, जो वर्तमान सरकार रहता है, मॉनिटरिंग और निगरानी की ज़िम्मेवारी उनकी होती है। आप जब सरकार में आए हैं, तो मॉनिटरिंग और निगरानी करने की ज़िम्मेवारी आपका है और आपकी दायित्व आपको इस चीज़ का दायित्व लेना होगा। पेपर लीक हुआ, तो ये पेपर लीक बीजेपी के सरकार में हुई। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस वाले अगर पेपर लीक हुआ, क्वेश्चन एग्ज़ाम को कैंसल कर दिया गया, तो वहाँ सपा की गठबंधन की सरकार नहीं थी, वहाँ बीजेपी की ही सरकार था। तो क्या कारण है, तो जब-जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है राज्य में, तो क्वेश्चन लीक होता है। क्यों? क्या कारण? कारण क्या है, तो बताइए? तो ये अनियमितता जो उनके सरकार में लगातार चल रही है, उसका मॉनिटरिंग करने के लिए मंत्री बने हुए हैं उनके पार्टी के। अभी लगातार मंत्री का विस्तार किया गया है। तो सारे मंत्री केवल चुनावी घोषणा में लगे हुए हैं, मोदी जी की गारंटी बाँट रहे हैं कि कुछ काम भी करेंगे। तो हो काम-वाम रहा है नहीं ना, है क्या उनको? काम तो हो ही रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, कौन काम हो रहा है? शराब हाँ, घोटाले गिरफ्तारी मामले हो रही है। गिरफ्तारी हो रही है, जो शराब घोटाले मामले में है, केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए हैं। ये काम नहीं हाँ, है? बहुत अच्छी बात है। केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहिए था, राहुल गांधी जी को करना चाहिए था। इससे मतलब जितने विपक्ष के बड़े लीडर हैं, उनको आप जेल में नहीं भेजेंगे, तो क्या आप सत्ता में रह पाएँगे? नहीं, आपका क्या मतलब है आप कि सत्ता में रहेंगे बिना जेल भेजे? अगर है हिम्मत, तो सरकार पर जाँच करके दिखाए ईडी, सीबीआई। अब हाँ, आपको थोड़ी अनियमितता की बात बता देते हैं।
एक छोटी सी आपको अनियमित अगर जांच ही हुई, ठीक है, मान लिया शराब घोटाला में जांच हुआ, इलेक्शन के टाइम में ही जांच हुआ, सरकार अनियमितता किया गया, जांच हुआ, तो हम मानते हैं ठीक है वो कोर्ट में गई है, जांच हुई है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये चुनाव रणनीति के तहत किया गया है। एक उदाहरण आपको बताते हैं, जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का चल रहा है खेला, आपको देश के 50% पैसा आपको मिल गया अकेला। अब एक चीज बताइए, मेरे पास 10,000 रुपया हो और आपके पास 10 रुपया हो, तो क्या आप हमारा सामना कर पाएंगे क्या? है हिम्मत आपको हमारा सामना करने का? वही कार्य अभी देश में चल रहा है। एक पार्टी के पास अरबों रुपया है, 6,000 करोड़ रुपया मिला बॉन्ड। अब कैसे मिला, कैसे मिला, वो अभी पूरी सबूत है मेरे पास, सबूत हम दे रहे हैं आपको। आप पहले सुनिए ना, हम आप कंपनी की बात बता रहे हैं जो कैसे इनको पैसा दिया, कैसे चंदा की लूट ये कर रहे हैं। फ्यूचर गेमिंग, जो अभी सब चंदा देने कंपनी है, फ्यूचर गेमिंग है, जो 2 अप्रैल 2022 को इन पर जो है सो ईडी सीबीआई का छापा पड़ा था। कब? 2 अप्रैल 2022 को। और अप्रैल यानी 5 दिन के बाद एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। कितने का खरीदा ये सारा वेबसाइट पे है, देख सकते हैं आप। और ये केवल मैं बता रहा हूँ कब छापा पड़ा और कब वो कंपनी बॉन्ड खरीदा, मैं केवल उतनी झलक बता रहा हूँ 4-5 कंपनी की। ठीक है। अरबिंदो फार्मा 10 नवंबर 2022 को एमडी अरेस्ट, उनका एमडी जो है तो अरेस्ट किया गया था। कब? 10 नवंबर 2022 को उनके एमडी को अरेस्ट किया गया था। और वो 15 नवंबर को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं चंदा देने के लिए पार्टी का। 10 अप्रैल को उन पर छापा पड़ा, उनके एमडी को जेल भेजा गया, अरेस्ट किया गया और 15 अप्रैल को वो बॉन्ड खरीद। तीसरा कंपनी सिडनी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये 20 दिसंबर को इन पर छापा पड़ा और 23 को छापा पड़ा और 11 जनवरी, दिसंबर में 2 दिन इन पर छापा पड़ा, 20 दिसंबर को और 23 दिसंबर को। और इन्होंने 11, अब केवल कब छापा पड़ा, कब बॉन्ड, इसको केवल सुनिए। उसके बाद आप चलिए टोरेस्ट पावर, 4 मार्च 2024 को प्रोजेक्ट मिला इनके खिलाफ और ये 10 जनवरी 2024 को इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। अब डॉक्टर रेड्डी, 13 नवंबर 2023 को इन पर छापा पड़ा था ईडी सीबीआई का, 17 नवंबर 2023 को ये बॉन्ड खरीदे थे। कल्परूट प्रोजेक्ट है, ये 4 अगस्त 2023 को इन पर छापा पड़ा था और 10 अक्टूबर 2023 को इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। हीरो मोटोकॉर्प, ये 31 मार्च 2022 को इन पर छापा पड़ा था और 7 अक्टूबर 2022 को इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। और इसके बाद एप्को इंफ्रा, 24 जनवरी को टेंडर इनको मिला है, 24 जनवरी को इनको टेंडर मिला है। अब समझ लीजिए 24 जनवरी को इनको टेंडर मिला है और 10 जनवरी को जो है सो ये पैसा दी, मतलब टेंडर मिलने से 10 दिन पहले, 14 दिन पहले, टेंडर मिलने से ये 14 दिन पहले ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और बीजेपी को पैसा दिया है। उसके बाद चलिए यशोदा हॉस्पिटल, 26 दिसंबर 2020 को इन पर छापा पड़ा था और 21 अप्रैल और 23 अप्रैल को इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। तो आप बताइए जी, इस पर जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन जनता का क्या जनता क्या इस पर जांच होनी चाहिए? शराब घोटाला क्या है? शराब घोटाला में देखिए, शराब घोटाला में तो ईडी और सीबीआई यही ना कर रहा है, जो इन्होंने टैक्स कम करके किसी, शराब घोटाला में कौन सा क्या मामला है? मामला यही है ना जो कहा, जो एक कंपनी को फायदा पहुंचाया और कंपनी से उन्होंने पैसा लिया, यही खेल है। बिल्कुल। आप जितने कंपनी के नाम हमने बताया, वो कंपनी के साथ में तो यही काम हुआ, आपका ठेका दिए और उनसे पैसा लिए, पैसा लेकर शराब का ठेका दिए, मामला ये है। खरीद फरोख्त उस मामला कहीं ना कहीं आरजेडी, उस मामले की केजरीवाल का जो उस मामले की जांच हुई है, नहीं उस मामले की जांच हुई है, सुनिए ना, उस मामले की जांच हो रही है और एक पार्टी के 4 बड़े लीडर अभी जेल में है जी। हम मान लिए हम जुडिशियली सिस्टम पर भरोसा भी करते हैं, कानून व्यवस्था पर भरोसा भी करते हैं और उसके तहत ये कार्रवाई हो रही है। हमने जो अभी कुछ कंपनियों की नाम बताया और ऐसे हजारों कंपनियां हैं, 100 से अधिक कंपनियां हैं जिन पर या तो छापा पड़ा, उससे 4, 5, 10 दिन, 1 महीना बाद बॉन्ड खरीदा, बीजेपी को गया, या फिर जो कंपनियां टेंडर लिया उससे 10 दिन पहले उनको, तो क्या इस पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जांच कर रही है? क्या इस पर जांच करने के बाद
उस पार्टी को, जिस पार्टी को ये पैसा मिला, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री को जेल भेजने की क्षमता है? अगर है तो इस पर कानून जांच किया जाए, इस पर ईडी सीबीआई की जांच हो, और हम इसकी मांग करते हैं जो चुनाव में ही हो जाए जांच। क्या दिक्कत है चुनाव में जांच होने का? जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा तो एसबीआई रातों रात इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी डिटेल जमा किया कि नहीं किया? उनको ही ना चाहिए थे 160 दिन। चुनाव के बाद उनको ही ना चाहिए था पैसा। आज जो इस बात की घोषणा हो रही है, इस बात की बात हम जिक्र कर रहे हैं, ये जिक्र कहां से आई है? ये एसबीआई जो डिटेल दिया है, उस डिटेल के आधार पे ही उन्होंने, हम लोग ये बात कर रहे हैं। और ये लंबी लिस्ट है, कहिएगा तो सारे लिस्ट लेकर के 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी, और बहुत लंबी लिस्ट है। इसलिए उस लिस्ट पर नहीं जाना। केवल हम ये कहना चाहते हैं, जो शराब घोटाला पे जिस तरीके से एक पार्टी के 4 बड़े लीडर को जेल भेजा गया, इसी तरह से इस चंदा की धांधली में चंदा लेने वाले को भी जेल कब भेजिएगा, ये हम ईडी और सीबीआई से मांग करते हैं। वो तो जुर्म किए हैं उसके बाद गए हैं ना, दही बेचने में नहीं गए हैं ना, दूध बेचने में वो जेल थोड़ी ना गए हैं, शराब मामले में जेल गए हैं। वो तो जाना ही है ना, गलत काम जो करेंगे वो देगा ना सर। अरे यही बात तो हम आपसे कह रहे हैं, जो शराब मामले में जेल गए हैं, तो ईडी और सीबीआई ने इसकी जांच ही कर रहा है ना। अभी फैसला दे दिया क्या ईडी सीबीआई ये दोषी है? हमको तो ये बात नहीं पता, शायद आपको पता हो। फैसला दे दिया क्या जो अरविंद केजरीवाल दोषी पाया गया? एक अभी नहीं आई है, लेकिन कोर्ट का वो चलेगा। नहीं, अभी 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 किस ग्राउंड पे गिरा? हमारा भारतीय कानून दंड संहिता, कानून व्यवस्था क्या कहती है? जब आप पर चार्जशीट होता है तो आपको कानूनी हिरासत में लिया जाता है। तो हम कहते हैं, कौन चार्जशीट कौन किया? किसी व्यक्ति ने किया। केजरीवाल जी 10-9 बार हम जो कह रहे हैं, चार्जशीट किसने किया? ईडी का अवहेलना किसने किया? ईडी सीबीआई ने किया। केजरीवाल जी ने ईडी का अवहेलना किया ना। हम उसी ईडी सीबीआई से करबद्ध प्रार्थना करते हैं, ये तथाकथित जो चंदा लेने वाले लोग हैं, इन पर आप त्वरित जांच करिए, और इन्होंने अपने उस कंपनी को क्या फायदा पहुंचाया है? जो कंपनी लॉस में था, 3 साल प्रॉफिट के बाद आप 7% चंदा दे सकते हैं, और जो कंपनी लॉस में है और अपने प्रॉफिट ही नहीं, अपने एसेट यानी उनकी जो पूंजी है, उसके 70% चंदा दे रहा है, वो अपने एम्प्लॉय को पैसा नहीं बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस पर जांच ईडी कब कर रही है? बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनोद सिंह सिन्हा जी है, उनका सवाल है कि आरजेडी जब सरकार थी, आरजेडी की सीएम राबड़ी देवी को बनाया गया था, लालू प्रसाद जब थे उस समय बिहार को क्या दिया गया, जंगल राज क्यों बनाया गया? ये विनोद सिन्हा जी कह रहे हैं, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। जंगल राज दिया गया ये कौन कहता? ये तो विपक्ष हमेशा अभी भी जंगल राज की बात करता है। विपक्ष कैसी जंगल राज? कौन सी जंगल राज? जिस जंगल राज में गरीबों को आवाज दिया, वो जंगल राज की बात करते हैं। जिसमें गरीबों को खड़ा होने का अधिकार दिया, उस जंगल राज की बात करते हैं। जिसमें गरीबों को सामंतवादियों और जमींदारों के द्वारा अपमानित किया जा रहा था, उस जंगल राज की बात करते हैं। जहां शोषण किया जा रहा था गरीबों के नाम पर, जातियों के नाम पर, उस जंगल राज की बात करते हैं आप खड़े हो सकते थे क्या? आप लोग चुनाव में खड़े होने की क्षमता था क्या आपके पास? जो जमींदार होते, हम जमींदार किसी जाति पर निशाना नहीं कर रहे, इसको जाति पर मत रखिएगा। जमींदार हर एक जाति में हुए हैं, पैसे वाले हर एक जाति में हुए हैं। तो पैसे वाले और जमींदार जो शोषण करते थे, जो सामंतवादी व्यवस्था शोषण करता था, जो गरीबों के साथ शोषण होता था, चाहे वो सवर्ण गरीब हो, चाहे अति पिछड़ा दलित महादलित गरीब हो, उसके साथ जो शोषण खिलाफ बोलना अगर जंगल राज है, तो आज भी हम महंगाई के खिलाफ बोलते हैं, आज भी हम गरीबों के लिए बोलते हैं, तो हमें जंगल राज का भी नेता कहा जाए, हमको कहीं से परहेज नहीं है। जो आप क्यों कह रहे हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, जो आप कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल है कि अयोध्या राम मंदिर घूमने गए हैं मांझी जी, क्या मंदिर धुआएगा फिर से? क्योंकि एक बार मधुबनी गए थे तो मंदिर धुआया था। देखिए, ये तो वही मांझी जी है ना, जिन्होंने कहा था जो ये ब्राह्मण हरामी आते हैं और पैसा लेकर के चले जाते हैं। ये तो हरामी कहने वाले यही है ना, ब्राह्मणों और सत्यनारायण भान को गाली देने वाले यही मांझी जी है ना, दूसरा तो नहीं कोई है। आप सुने हैं उस समय बहुत लंबा, हम लोग उस पर बयान नहीं देते हैं, लेकिन ये शब्द, ये ब्राह्मण हरामी आते हैं, ये पंडित हरामी आते हैं, और
चंदा लेकर के, नगद लेकर के चले जाती है। शब्द कहने वाले कौन थे? जीतन राम मांझी जी। आज वो मांझी जी मंदिर गए, ये भगवान को गाली देने वाले कौन थे? जीतन राम मांझी जी। तो ये राजनीतिक सत्ता के लिए, अपने बेटे, अपने परिवार को राजनीति में स्थापित करने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, भगवान की अस्मिता के साथ बात कर सकते हैं। अभी सम्राट चौधरी जी एक बेटी को गाली दे, बाप बेटी की रिश्ता को तार-तार किया है गाली दे करके। तो ये लोग सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर वाले कुछ कर रहे, देख ही रहे हैं, जो ऊपर दिल्ली में बैठा है। उनको हार का इतना फ्रस्ट्रेशन है, जो विपक्ष के सारे बड़े नेता को टारगेट करके जेल भेजना शुरू कर दिया। आजादी की लड़ाई में भी यही हुआ था। आजादी की लड़ाई में भी कुर्बानी पे सारे भगत सिंह नहीं हुए थे। देश में कितने भगत सिंह पैदा हुए हैं? बताइए ना, जाइए ना अपने पिताजी से पूछिए, जो हम भगत सिंह के रास्तों पे चलना चाहते हैं, तो कहते नहीं नहीं नहीं, हमको इससे कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से अभी भी हो रहा है। जो इस लोकतंत्र में लोकतंत्र की बचाने की बात कर रहा है, जो नेता इस महंगाई, इस अत्याचारी शासन को हटाने की बात कर रहा है, वो जेल जा रहा है। जो उनसे मिल रहा है वो मंत्री बन रहे हैं। जो उनसे मिले वो मंत्री बन रहा है। पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल परिवारवाद का परिराय नहीं, केंद्रीय मंत्री। पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री नहीं थे। चिराग पासवान परिवारवादी नहीं थे। अनुराग ठाकुर परिवारवादी नहीं थे। नहीं, शुभेंदु उनका अधिकारी शुभेंदु अधिकारी जिन पर जांच चल रही थी। उनका हम सुन रहे थे आज। उन्होंने बोला है कि यूपी में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हमारी है और हमको जनता चुन के भेज रही है। इसमें परिवारवाद क्या है? मतलब दो सीट मिलती है, 2 सीट हम जीत कर जाते हैं, जनता हमको जिता रहे। 100% हमारा वोट मिल रहा है। कौन ऐसा पार्टी है जिसको 100% वोट मिल रहा है? कहाँ कहाँ 100% वोट मिल रहा है? अनुप्रिया पटेल यूपी। अनुप्रिया पटेल पहले अपने पिताजी, अपने माताजी और अपने बहन को एकत्रित करके रखे हैं क्या? उनकी बहन किस पार्टी से सांसद है, विधायक है, पता? तो फिर अपने पार्टी में से भारतीय जनता पार्टी, वो अलग पार्टी में। पहले पहले समझ लीजिए, अगर अनुप्रिया पटेल जी की बात की है तो कौशाम्बी से सिराथू विधानसभा, कौशाम्बी में सिराथू विधानसभा है, वहां से अभी जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी है, उनको चुनाव हराया है अनुप्रिया पटेल जी की बहन, वही भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया है। तो आप अपने पार्टी में एक नहीं है। वही सर कह रहे हैं कि अपने बहन और अपने पिताजी को अपने पार्टी में रखते, तभी तो वो परिवारवाद होता ना। नहीं नहीं, उनके बहन और पिताजी ने, पिताजी की बनाई पार्टी पे दोनों बहन ने अधिकार जमाया, और एक बहन के साथ माँ है और अनुप्रिया पटेल जी के साथ माँ नहीं है। तो माँ सबको हटा करके ये मोदी जी से गठबंधन करके अपना राग आलाप करके मंत्री बनी हुई है। ये परिवारवाद नहीं है क्या? क्या उस पार्टी में और कोई नेता नहीं था क्या? अनुप्रिया पटेल उनकी बहन ही नेता है। एक बहन इधर से मंत्री बन जाए, एक बहन इधर से जाकर के विधायक बन जाए, और कोई नहीं है क्या उस पार्टी में? ये सब परिवारवाद नहीं है। लेकिन हम ऐसे परिवारवाद की बात हम नहीं करते हैं। हम तो करते हैं ये लोकतंत्र में जनता के बीच जो जाती है और जनता मत दे करके जिनको जिताता है वो माननीय होता है। देख लीजिए, शब्द लेकिन की सर गरिमा होता है। मत देने के बाद आप माननीय होते हैं, और सभी माननीयों का सम्मान हम करते हैं। ये ना, आप जिस पार्टी से है, आरजेडी से, आप अपनी पार्टी का हिस्ट्री देख लीजिए ना। आप अगर उंगली उठाइएगा अनुप्रिया पटेल पर, नहीं नहीं, हम अनुप्रिया पटेल पर उंगली नहीं उठा रहे हैं। हम उसी पार्टी के बड़े नेता, देश के बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े प्रधानमंत्री, हम ही तो उन्हीं का बड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने जब लाल किला के प्राचीन से परिवारवाद की बात करते हैं, तो कम से कम अपने गिरबान में भी झांक ले। आपके पास जो लोग हैं वो भी कोई क्रांतिकारी और आंदोलनकारी नहीं है। वो भी पिता के उत्तराधिकारी हैं, कोई भाई का उत्तराधिकारी है, कोई भतीजा चाचा का उत्तराधिकारी अजित पवार बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो आंदोलन करके और संघर्ष करके, लालू यादव संघर्ष करके नेता बने हैं। लालू यादव गरीबों का नेता थे। आपकी पार्टी कितना युवाओं को, कितना नौजवान, कितना छात्र को सीट दे रही है? आप में भी तो परिवारवाद चल रहा है। मीशा भारती, उनकी दोनों बेटियों को खड़ा करने की बात हो रही है। उनके दोनों बेटा जो है, लालू प्रसाद यादव जी के दोनों बेटा मंत्री बने हुए हैं। आपकी जो देखिए ना, सरकार है, अभी अभी आप एक चीज समझ, मेरा सवाल ये, आपने जो इंडिया, आपका जो ये इंडिया गठबंधन अभी बना है, उसमें ऐसा एक भी पार्टी आप बता दीजिए जो परिवारवाद पे खड़ा ना हो।
चाहे कांग्रेस से लेके आरजेडी और जितनी पार्टियां हैं, आप सबका हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, सब तो परिवारवाद में लिप्त है। अच्छा एक चीज बताइए, जो आप किसको कहेंगे परिवारवाद नहीं, किसको परिवारवाद नहीं कहेंगे? सबसे राजनीति का पहले रा, तो अगर राजनीति का देश पर्याय परिवारवाद का क्या होता है? हर किसी ने अगर देश में परिवारवाद का स्ट्रक्चर खड़ा किया तो वो कांग्रेस है। हाँ। कांग्रेस का देश बनाया में हुआ अगर ये परिवारवाद, बीजेपी देश तो बाद में में आई। अगर देश में अगर किसी परिवार के 2 लोगों को प्रधानमंत्री रहते हुए बम से उड़ा दिया गया हो, गोलियों से भून दिया गया हो, वो कांग्रेस है। इसका इतिहास भी पढ़ लीजिए। देश में अगर देश के लिए कुर्बानी देने का अगर किसी ने काम किया, देश की आजादी से लड़ाई अगर करने का काम किया, स्वतंत्र करवाने में जिस पार्टी का नाम है, वो पार्टी कांग्रेस है। उस समय भी आरएसएस हुआ करता था, उस समय भी जनसंघ हुआ करता था। एक भी व्यक्ति जनसंघ में स्वतंत्रता सेनानी हो, जिनको फांसी हुआ हो। ये मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाया था बंगाल में। ये इतिहास पढ़िए। आजादी के सारे लोग कांग्रेसी थे। अगर ऐसा देखा जाए तो सब तो कांग्रेस से ही निकल करके पार्टी बनाया है। कौन नहीं है जो कांग्रेस के निकल के पार्टी नहीं बनाया? ये सब चीज, ये भारतीय व्यवस्था लोकतंत्र में अभी हमारा जो सबसे बड़ा दायित्व बनता है, वो लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र के जो जितने भी मर्यादित पद है, लोकतंत्र के जितने भी शाखाएं हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, इससे जनता का विश्वास उठता जा रहा है। पहले सर लोग मांग करते थे, देखिए, सर एक चीज समझ लीजिए, पहले लोग मांग करते थे, अगर कोई निष्पक्ष जांच नहीं होता था, तो लोग मांग करते थे सीबीआई का जांच होना चाहिए। अब आपको पता है बिल्कुल जो कोई सीबीआई की जांच मांग कर रहा है क्या देश में? ठीक है, लेकिन पहले सीबीआई और ईडी का जांच भी तो नहीं होता था ना। ये सीबीआई ईडी का कोई आपको नाम भी पता नहीं नहीं था, है, आपको उपयोग आपको नहीं पता किया नहीं जाता। है, जो कांग्रेस के राज में ए राजा डी राजा, सुनिए आपको पता नहीं है, कांग्रेस के सरकार में ही कांग्रेस के मंत्री पर अगर आरोप लगा ए राजा डी राजा, तो उनको कानून के आवाज आपकी नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही थी, अब बोलिए। ठीक है, एक एक सवाल हम ले और लास्ट अंतिम। परिवारवाद पे आपने बोल दिया है, डी राजा ए राजा के बारे में आपने कह दिया है, लेकिन इतिहास में आज तक मुख्यमंत्री पे कार्रवाई तो नहीं हुआ था कांग्रेस के राज में। लेकिन क्योंकि बीजेपी आई है और काम करने का तरीका है, निष्पक्ष तरीके से जांच करवा रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, उस पर जांच हो रही है, जेल जा रहा है। इसमें बुरा कहाँ लग रहा है, क्यों मुख्यमंत्री लग रहा हो है ये और अगर कोई मंत्री हो, ये शब्द मत कहिए। विपक्ष का मुख्यमंत्री हो और विपक्ष का मंत्री हो, पहले स्टैंड क्लियर करिए। मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन भी है। नहीं नहीं, मुख्यमंत्री तो क्या बोलते हैं, क्या असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्व शर्मा, उन पर भी जी आरोप लगा, उन पर भी केस चल रहा है। मुख्यमंत्री तो क्या बोलते आपको, योगी जी है, इन पर भी कई हत्याओं का आरोप लगा हुआ, जो संवैधानिक तरीके से इन्होंने जो है तो मर्डर करवाया है। इनके कस्टडी में बड़े बड़े लीडर का हत्या हुआ है, तो उन पर भी जांच तो होना चाहिए ना। सीधा नहीं सीधी नहीं, आप कहना है कि उन पर भी बीजेपी जांच सही होना चाहिए ना। उप बीजेपी सही मुख्यमंत्री नहीं नहीं सीबीआई आप का पहले मेरी पूरा आप पूरा बात समझ लीजिए ना। जी उप मुख्यमंत्री तो महाराष्ट्र में भी है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार महाराष्ट्र में जो प्रधानमंत्री अपने मुंह से कहते हैं जी इतने जी 1000 करोड़ का घोटाला किया है, तो वो कब जेल जाएंगे? उनको भी जेल भेजने की काम करिए ना आप। उप मुख्यमंत्री तो बिहार में भी है, जो अमर्यादित शब्द बोलती है, इनको भी जेल भेजने का काम करिए। तो आप टारगेट कर लीजिए, जिस लोकसभा में आप हार बचाने के लिए किन किन बड़े बड़े नेताओं को आप जेल भेज सकते हैं। देखिए, जिनको जेल भेजना है भेज दीजिए, जिनको सरकार से हटाना है हटा लीजिए। आप याद रखिए, जो 24 के चुनाव में इनकी जो 2004 में साइनिंग इंडिया हारी थी, और ये झूठा का सरकार 2024 में भी हारेगा। 4 और 24 याद करिएगा, वहां भी लास्ट में 4 था, यहाँ भी 4 है।
ये 4 का जी। संयोग इनको पीछा नहीं छोड़ेगा और 24 का चुनाव याद रखिएगा जो 200 सीट पार इनका नहीं होगा। आज हम आपके न्यूज़ के माध्यम से कह रहे हैं, अगर ये 200 सीट पार कर गए तो हम समझ लेंगे तो देश का लोकतंत्र हार गया, देश का संविधान हार गया, देश का गरीब हार गया, देश का किसान हार गया, देश का मजदूर हार गया, देश का नौजवान हार गया और ये अत्याचारी सरकार जीत गया और फिर हम देश की आजादी की लड़ाई के लिए याद रखिएगा 24 के बाद हम ही लड़ेंगे फिर आजादी की लड़ाई। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ चंदन ठाकुर जी जुड़े हुए हैं जो शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव हैं और इनका सीधा-सीधा कहना है कि भाई मोदी जी जो भी काम कर रही है, बीजेपी जो काम कर रही है, वो सीधा-सीधा विपक्ष को कमज़ोर करने का काम कर रही है और अगर अरेस्ट ही करना है तो अपने मुख्यमंत्री को क्यों नहीं अरेस्ट करवा रही है? अगर निष्पक्ष जाँच हो तो योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री पर भी जाँच होना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए। तो ये सीधा-सीधा इनका बीजेपी पर आरोप है और कहना है कि 200 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। खैर ये तो वक़्त बताएगा कि इंडिया गठबंधन 200 सीट पार कर पाती है या बीजेपी की 200 सीट पार हो पाती है, ये तो वक़्त का है। बहुत-बहुत धन्यवाद चंदन ठाकुर जी और तमाम श्रोता हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद।